हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आज के सामान्य ज्ञान के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के टॉप 40 ऐसे जीके क्वेश्चन जो आप सभी के आने वाले बिहार पुलिस एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और आप सभी प्रैक्टिस सेट जोर लगाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछे आ रहा है, बौद्ध साहित्य मध्यम निकाय के अनुसार मगध नरेश अजातशत्रु के किस प्रसिद्ध प्रधानमंत्री ने पाटलिपुत्र नगर के सैन्य सुदृढ़ीकरण दुर्ग निर्माण की रूपरेखा तैयार की थी? बौद्ध साहित्य मध्यम निकाय के अनुसार मगध नरेश अजातशत्रु के किस प्रसिद्ध प्रधानमंत्री ने पाटलिपुत्र नगर के सैन्य सुदृढ़ीकरण दुर्ग निर्माण की रूपरेखा तैयार की थी? तो याद रखिएगा, दुर्ग निर्माण की रूपरेखा तैयार की थी किसने? वसास्कर ने। क्वेश्चन नंबर 1 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1764 के बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ने वाले अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना में रोहिल्ला घुड़सवारों का नेतृत्व किसने किया था? वर्ष 1764 के बक्सर के युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ने वाले अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना में रोहिल्ला घुड़सवारों का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा, रोहिल्ला घुड़सवारों का नेतृत्व जो है किसने किया था? याद रखेंगे, हाफिज़ रहमत खान। क्वेश्चन नंबर 2 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हाफिज़ रहमत खान ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे आ रहा है, मौर्य काल में राजकीय कोषागार एवं अन्न भंडार के निर्माण की देखरेख करने वाले मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सन्निधाता को अर्थशास्त्र में किस विशिष्ट स्थापत्य सामग्री से फर्श बनाने निर्देश दिया गया है? तो याद रखिएगा, विशिष्ट स्थापत्य सामग्री से फर्श बनाने का निर्देश दिया गया है। याद रखिएगा, भड़क मिश्रित मिट्टी एवं लकड़ी का दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है पूछे आ रहा है, वर्ष 1913 में पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का पूरा व्यय वहन करने के लिए द स्ट्रैक लाइट समाचार पत्र के माध्यम से गुप्त रूप से धन जुटाने का कार्य किस क्रांतिकारी ने किया था? तो याद रखिएगा, धन जुटाने का कार्य किस क्रांतिकारी ने किया था? तो याद रखना है आप सभी को, बंकिम चंद्र मित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 4 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे आ रहा है, 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र के किन आदिवासी नेताओं ने कुंवर सिंह के संदेशवाहक के रूप में कार्य किया था तथा पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो याद रखिएगा, पलामू क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किया था किसने? याद रखिएगा, नीलांबर और पीतम्बर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे आ रहा है, मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अनुसार गया के पास स्थित विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह का पुनर्निर्माण वर्ष 1787 में किस मराठा शासक रानी ने किया था? मध्यकालीन बिहार के इतिहास के अनुसार गया के पास स्थित विष्णुपद मंदिर के गर्भगृह का पुनर्निर्माण वर्ष 1787 में किस मराठा शासक रानी ने कराया था? तो याद रखिएगा, किस मराठा शासक रानी ने कराया था? तो आपको याद रखना है, रानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। क्वेश्चन नंबर 6 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रानी अहिल्याबाई होलकर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे आ रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के किस जिले में सदाकत आश्रम की तर्ज पर राष्ट्रीय महाविद्यालय और स्वराज आश्रम की स्थापना राहुल संकृत्यायन के प्रयासों से की गई थी? तो याद रखिएगा, राहुल संकृत्यायन के प्रयासों से की गई थी। तो याद रखिएगा, छपरा सारण। क्वेश्चन नंबर 7 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, छपरा सारण। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है पूछे आ रहा है, शेर शाह सूरी के शासनकाल में मुंसिफ ए मुंसिफान नामक अधिकारी का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या था? तो याद रखिएगा, मुंसिफ ए मुंसिफान का मुख्य प्रशासनिक कार्य क्या था? तो याद रखिएगा, दीवानी मुकदमों का फैसला करना तथा ज़मीनी विवाद सुलझाना था। क्वेश्चन नंबर 8 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे आ रहा है, अर्थशास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति राजकीय टंकसाल मिंट में जाली सिक्के बनाता था तो उसकी जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था। तो याद रखिएगा, उसके जांच करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था, तो आपको याद रखना है रूपदर्शक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, रूपदर्शक। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे आ रहा है, वर्ष 1928 में जमशेदपुर वर्कर्स फेडरेशन के ऐतिहासिक नेतृत्व के दौरान सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर किस मजदूर नेता ने टिस्को की ऐतिहासिक हड़ताल को समाप्त कराया था। वर्ष 1928 में जमशेदपुर वर्कर्स फेडरेशन के ऐतिहासिक नेतृत्व के दौरान सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर किस मजदूर नेता ने टिस्को की ऐतिहासिक हड़ताल को समाप्त कराया था। तो याद रखिएगा, टिस्को की ऐतिहासिक हड़ताल को समाप्त कराया था किसने, तो याद रखना है बीबी गिरी ने हड़ताल को जो है समाप्त कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा रहा है, भारतीय संविधान के किस विशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयुक्त स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को पद से केवल उसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के तहत यह प्रावधान किया गया है जिससे जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 11 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे आ रहा है, यदि बिहार विधानसभा में किसी सदस्य के निलंबन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय सदन की आंतरिक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। यदि बिहार विधानसभा में किसी सदस्य के निलंबन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है तो संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार न्यायालय सदन की आंतरिक कार्यवाही की जाँच नहीं कर सकता। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 212 के तहत प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे आ रहा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर संसद द्वारा उस राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति या उनके द्वारा निर्दिष्ट किसी प्राधिकारी को सौंपने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिएगा, प्राधिकारी को सौंपने का प्रावधान जो है किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 357 में। क्वेश्चन नंबर 13 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अनुच्छेद 357 में यह प्रावधान किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे आ रहा है, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर यदि राज्यपाल पॉकेट वीटो का प्रयोग करना चाहें तो भारतीय संविधान में इसके लिए अधिकतम समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर यदि राज्यपाल पॉकेट वीटो का प्रयोग करना चाहें तो भारतीय संविधान में इसके लिए अधिकतम समय सीमा क्या निर्धारित की गई है। तो याद रखिएगा, इसके लिए अधिकतम समय सीमा जो है क्या निर्धारित की गई है, तो आपको याद रखना है कोई समय सीमा निर्धारित इसका नहीं है। याद रखेंगे, कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे आ रहा है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत विधान परिषद की बैठकें एवं विशेषाधिकार सीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल किस सूची का विषय है। तो याद रखिएगा, सीटिंग ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल किस सूची का विषय है, तो याद रखना है राज्य सूची प्रविष्ट 39 का जो है सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 15 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा जा रहा है, बिहार के किस जिले में परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य परमान डॉल्फिन स्केंचरी स्थित है जो गंगा की सहायक नदी परमान में गंगे डॉल्फिन की प्राकृतिक आवास है। तो याद रखिएगा, गंगे डॉल्फिन का प्राकृतिक आवास है अररिया में। क्वेश्चन नंबर 16 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अररिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है, बिहार की भू आकृतिक संरचना के अनुसार गंगा के दक्षिण मैदान में स्थित जलाटाल क्षेत्रों की ढाल किस दिशा से किस दिशा की ओर है। तो याद रखिएगा, किस दिशा से किस दिशा की ओर है, तो आपको याद रखना है पश्चिम से पूरब की ओर है। क्वेश्चन नंबर 17 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पश्चिम से पूरब की ओर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा रहा है उत्तर बिहार की प्रमुख नदी बूढ़ी गंडक अंततः बिहार के किस जिले में खगड़िया नगर के समीप गंगा नदी में मिलती है। तो याद रखिएगा किस जिले में खगड़िया नगर के समीप गंगा में मिलती है। तो याद रखना है खगड़िया जिले में जो है किस समीप गंगा नदी में मिलती है। तो याद रखिएगा खगड़िया। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब। बिहार के किस जिले में खगड़िया नगर के समीप गंगा नदी में मिलती है। तो खगड़िया ही है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाए खगड़िया नदी के नज़दीक जो है गंगा में मिलती है। चलिए क्वेश्चन 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 से पूछे आ रहा है बिहार कृषि विभाग के वर्गीकरण के अनुसार जोन 3B साउथ बिहार प्लान के अंतर्गत आने वाले ज़िलों में मुख्यतः किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा शुष्क आर्द्र उपाद्र जलवायु पाई जाती है जहां वर्षा की मात्रा अपेक्षाकृत न्यूनतम होती है। तो याद रखिएगा शुष्क उप आर्द्र जलवायु में जो है जहां वर्षा की मात्रा कम और अपेक्षाकृत न्यूनतम होती है, यहाँ याद रखेंगे शुष्क उप आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन 19 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 20 से पूछा रहा है बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित सोमेश्वर पहाड़ियों में बहने वाली हाड़हा नदी घाटी को स्थानीय रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा हाड़हा नदी घाटी को स्थानीय रूप से किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो याद रखेंगे दून घाटी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन 20 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दून घाटी। चलिए क्वेश्चन में 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में 21 से पूछा रहा है प्रकाशिकी ऑप्टिकल के अनुसार यदि किसी माध्यम में असाधारण किरण एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे का वेग साधारण किरण ऑर्डिनरी रे से अधिक हो तो उस क्रिस्टल को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा उस क्रिस्टल को क्या कहा जाता है ऋणात्मक क्रिस्टल जैसे कैल्साइट कहा जाता है। कैल्साइट याद रखेंगे ऋणात्मक क्रिस्टल जैसे कैल्साइट। क्वेश्चन में 21 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 22 से पूछा रहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार यदि किसी सूक्ष्म कण की स्थिति पोजीशन में अनिश्चितता शून्य के निकट कर दी जाए तो संवेग मोमेंटम में अनिश्चितता का मान क्या होगा। तो याद रखिएगा मोमेंटम में अनिश्चितता का मान क्या होगा। तो आपको याद रखना है अनंत हो जाएगा। क्वेश्चन 22 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अनंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 से पूछा रहा है परमाणु भौतिकी में मोसले का नियम के अनुसार उत्सर्जित विशिष्ट एक्स किरणें की आवृत्ति का वर्गमूल किसके सीधे अनुत्क्रमणानुपाती होता है। तो याद रखेंगे किसके सीधे अनुत्क्रमणानुपाती होता है। तो आपको याद रखना परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर के जो है क्या होता है अनुत्क्रमणानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 23 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा रहा है ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक में किस चक्र साइकिल की दक्षता केवल 2 कार्यकारी तापमानों के बीच कार्य करने वाले आदर्श प्रतिवर्ती इंजन के बराबर होती है। तो याद रखिएगा कार्नोट चक्र के जो है इंजन के बराबर होती है। याद रखेंगे ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक किस चक्र साइकिल की दक्षता केवल 2 कार्यकारी तापमानों के बीच कार्य करने वाले आदर्श प्रतिवर्ती इंजन के बराबर होती है। तो कार्नोट चक्र जो होता है प्रतिवर्ती इंजन के जो है बराबर होती है। याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर 24 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आदर्श प्रतिवर्ती इंजन के बराबर होती है कार्नोट चक्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 से पूछा रहा है यदि 2 समानांतर धारावाही तारों में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो एम्पियर का बल नियम के अनुसार उनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा। तो याद रखिएगा उनके बीच कौन सा बल जो है कार्य करेगा। तो आपको याद रखना है आकर्षण बल कार्य करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा रहा है अकार्बनिक रसायन में प्रयुक्त होने वाला फ्लैश पाउडर बनाने के लिए पोटेशियम क्लोरेट के साथ किस धातु के महीन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा किस धातु के महीन चूर्ण का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा रहा है जब बेंजीन C6H6 की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अत्यधिक मात्रा में क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो
कौन सा प्रसिद्ध कीटनाशक यौगिक प्राप्त होता है? तो याद रखेंगे कौन सा प्रसिद्ध कीटनाशक यौगिक प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा गैमेक्सिन बेंजो हेक्साक्लोराइड प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 27 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, आधुनिक रसायन विज्ञान में प्रयुक्त तरल अमोनिया विधि में किस वर्ग के तत्वों को घोलने पर गहरे नीले रंग का विद्युत चालक विलयन प्राप्त होता है? तो याद रखिएगा किस वर्ग के तत्वों को घोलने पर गहरे नीले रंग का विद्युत चालक विलयन प्राप्त होता है? तो आपको याद रखना है क्षारीय धातु अल्कलाई मेटल्स प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन 29 से पूछा रहा है, कांच के निर्माण के दौरान उसमें उत्पन्न हवाई बुलबुलों को हटाने तथा कांच को शुद्ध करने के लिए शोध एजेंट रिफाइनिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे रिफाइनिंग एजेंट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आर्सेनियस ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 29 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 से पूछा रहा है, जैव रासायनिक विलायक के रूप में प्रयुक्त डाई एथिल ईथर के औद्योगिक उत्पादन के लिए एथिल एल्कोहल को एल्यूमिना L2O3 के साथ लगभग किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो याद रखिएगा किस तापमान पर गर्म किया जाता है? तो आपको याद रखना है 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 से पूछा रहा है, मानव मस्तिष्क में पाई जाने वाली कौन सी कपाल तंत्रिका क्राइनल नर्व हृदय गति, फेफड़ों तथा जठरांत्र संबंधी कार्यों को नियंत्रित करने वाली सबसे लंबी पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका है? तो याद रखिएगा वेगस तंत्रिका, वेगस नर्वस याद रखेंगे, वेगस तंत्रिका याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 का ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा रहा है, अनुवांशिकी कोड जेनेटिक कोड के अनुसार प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समाप्त करने वाले 3 स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? तो याद रखिएगा 3 स्टॉप कोडॉन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है UAA-UAG-UGA है। अनुसार प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को समाप्त करने वाले 3 स्टॉप कोडॉन UAA-UAG-UGA है। क्वेश्चन नंबर 32 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है, वनस्पति विज्ञान में C4 प्रकाश संश्लेषण चक्र हैटेच स्लैक पैथवे में कार्बन डाइऑक्साइड का पहला प्राथमिक ग्राही प्राइमरी एक्सेप्टर कौन सा यौगिक है? तो याद रखिएगा कौन सा यौगिक है? तो आपको याद रखना है फॉस्फोएनोल पाइरुवेट है। याद रखेंगे फॉस्फोएनोल पाइरुवेट। क्वेश्चन नंबर 33 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा रहा, प्राणी विज्ञान के अनुसार किस जंतु संघ फाइलम में श्वसन परिसंचरण तंत्र पूरी तरह अनुपस्थित होते हैं जबकि उत्सर्जन का कार्य ज्वाला कोशिका फ्लैम सेल्स करती है? तो याद रखिएगा प्लेटिहेल्मिन्थेस, याद रखेंगे प्लेटिहेल्मिन्थेस। क्वेश्चन नंबर 34 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा रहा है, मानव प्रतिरक्षा प्रणाली इम्यूनी सिस्टम में पाचक रसों तथा आंतों की श्लेष्मा सतह पर पाई जाने वाली कौन सी एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन बाहरी रोगजनकों के विरुद्ध प्राथमिक सुरक्षा प्रदान करती है? तो याद रखिएगा बाहरी रोगजनकों के विरुद्ध प्राथमिक सुरक्षा प्रदान करती है, तो याद रखिएगा LGA। क्वेश्चन नंबर 35 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ILM मॉडल में इस इन्वेस्टमेंट सेविंग वक्र वस्तु बाजार में किन दो आर्थिक घटकों के बीच संतुलन को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा किन दो घटकों के बीच संतुलन प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा निवेश और बचत, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग। क्वेश्चन नंबर 36 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति को कड़ा करने के लिए वाणिज्यिक बैंकों के उधार देने की क्षमता को प्रभावित करने वाले गुणात्मक
क्वालिटिव उपकरण को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, गुणात्मक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो नैतिक सुझाव कहा जाता है। मोरल सुजन साख की राजनीतिक क्रिटिक रेशनिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। याद रखेंगे, नैतिक सुझाव साख की राशनिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है, हैरोडोमर विकास मॉडल, हैरोडोमर ग्रोथ मॉडल के अनुसार किसी विकासशील देश की आर्थिक विकास दर मुख्यतः किन दो चरों पर निर्भर करती है? तो याद रखिएगा, किन दो चरों पर निर्भर करती है? तो आपको याद रखना है, बचत दर और पूंजी उत्पाद अनुपात पर जो है निर्भर करती है। सेविंग रेट एंड कैपिटल आउटपुट रेशियो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 का डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना के लिए उत्तरदायी आर्थिक सलाहकार कार्यालय ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक्स एडवाइजर किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो याद रखिएगा, किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो आपको याद रखना है, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। क्वेश्चन 39 का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है, वर्ष 2014 की नचिकेता मोड समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किस नए प्रकार के बैंकों की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, किस नए प्रकार के बैंकों की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक और लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक को जो है निर्माण किया गया। याद रखेंगे, नए प्रकार के बैंकों की शुरुआत की गई, भुगतान बैंक और लघु वित्त बैंक का जो है शुरुआत की गई। क्वेश्चन नंबर 40 का भी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और 40 में से आप सभी का कितना सही हुआ कमेंट जरूर कीजिएगा।